ज्ञान बिंदु सर का हम लोग सेट करने वाले हैं बिहार पुलिस के लिए। और आज मैं जो है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक था वो मैं नहीं करा पाया हूँ टाइम का अभाव के कारण, इसलिए मैं आपको सेट कराना स्टार्ट कर दिया हूँ। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप सभी के पास जिनके पास भी नया वाला सेट है ज्ञान बिंदु सर का बिहार पुलिस के लिए, वो हमें जो है प्रोवाइड करा दें। मैं उनको जो है डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ, आप हमें वहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे आके या फिर टेलीग्राम पे आके हमें प्रोवाइड करा सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सेट कर लेते हैं, फिर कल से कंटिन्यू क्वेश्चन बैंक को ख़त्म कर लेंगे इस सप्ताह के अंत तक। आपकी पढ़ाई रुके ना, इसलिए मैंने सोचा चलिए कुछ ना कुछ करा ही देता हूँ ताकि आपका नुकसान ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेट को। तो पहला सवाल है आपके सामने कि ऋग्वेद के किस मंडल में सोमदेव का उल्लेख है। तो इसकी अगर मैं आंसर की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 9वें में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ पे? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है। तो 23वें तीर्थंकर हैं ये हैं पार्श्वनाथ। निम्नलिखित में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो ये आपको देखने को मिलता है किसमें? तो मास्की हो गया, गुलजरा हो गया, उसके बाद उडे गोलम हो गया, इन सभी में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन अभिलेख हैं ये है आपका मास्की हो गया, और उसके बाद आपका यहाँ पे गुलजरा हो गया। अभिलेख नहीं, ये शिलालेख हैं। आगे बढ़ते हैं, ये है आपका महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया था। तो इसके ऊपर जो आक्रमण किया गया था ये आपका 1025 ईस्वी में किया गया था। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद है हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख 4 युद्ध का जो क्रम है वो क्या है। तो इसके क्रम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले होता है आपका चौसा का युद्ध, फिर है आपका देवरा का युद्ध, फिर है आपका बेलग्राम का युद्ध, फिर है आपका सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध आपका सबसे लास्ट में होता है 1555 ईस्वी में होता है। बेलग्राम का आपका 1540 में होता है, और देवरा का भी उसी के आसपास है, और 1539 में आपका चौसा का हो जाता है। तो ऑप्शन आपका वहाँ पे सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका रैयतवाड़ी में। तो ऑप्शन आपका कौन सा? तो यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू से हत्या कर दिया। तो ये कर दिया था आपका मेयो का। तो ऑप्शन यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति से संबंधित किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह है, यानी राष्ट्रीय विद्रोह किसने बताया था। तो ये बताया था डिजराइली ने। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया हुआ था। तो ये किया हुआ था परांजपे ने। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो कैबिनेट मिशन की सदस्य की अगर मैं बात करूँ तो एक क्लीमेंट एटली नहीं थे। कैबिनेट मिशन जो था उसके 3 सदस्य थे, जिनमें था आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स हो गया, एबी अलेक्जेंडर हो गया, और सर पैंथिक लॉरेंस हो गया। तो ये तीनों के तीनों सदस्य थे, लेकिन आपका क्लीमेंट एटली नहीं था। अगला सवाल है कि इसमें गलत कौन सा मैच है उसको हमको बताना है। तो इसमें आप देखेंगे कि इंडियन लीग ये जो है आपका शिशिर कुमार घोष, वेद समाज ये आपका आचार्य केशव चंद्र सेन, ये भी बिल्कुल सही। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ ठाकुर, लेकिन आपका जो डी है ये आपका गलत दे रखा है। सो ऑप्शन हमारे कौन सा? तो डी राइट हो जाएगा। किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन को अनुशंसा किया गया था। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका ली आयोग के सिफारिश के ऊपर। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है आपका बोकेसियो का। सो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी राइट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश मिस्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। मिस्र राष्ट्र की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो है जर्मनी बिल्कुल भी शामिल नहीं था। सो ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। विश्व का ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका अनेक्जिमैंडर को। सो ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे हमारा, माफ करिए, ग्लोब का निर्माता बोला है, तो ग्लोब का निर्माता जो है ये हो जाएगा आपका मार्टिन बैहम। सो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह की अगर मैं बात करूँ तो आप सब इसको जानते होंगे, इसका नाम है टाइटन। सो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, भाई ऐसे काम चलेगा क्या? आप सभी बस अपना स्वार्थ देखते हो। भाई थोड़ा मेरे लिए जो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम उसके लिए भाई सपोर्ट तो करते जाओ। कर लो एक बार दबा के सब्सक्राइब कर लो, है ना। एक बार शेयर भी कर दिया करो यार।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। अच्छा, मैं इससे आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये जो गैनीमेड है ये क्या है? इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे को एक एक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और जिनका भी कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएगा मैं उनकी कमेंट को पिन कर दूंगा मैसेज में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदी के मध्य में पाया जाता है? तो काली एवं तीस्ता नदी के बीच में जो पाया जाता है यहाँ आपका नेपाल हिमालय। सो ऑप्शन कौन सा हमारे यहाँ पे? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला है कौन सा। तो ये है आपका निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच में अवस्थित है? तो ये है भोरघाट। सो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बात किया है दक्षिणी बिंदु का, तो दक्षिणी बिंदु है हमारा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगर सरक्रीक पूछे तो ये पश्चिमी हो जाएगा, और किविथु पूछे तो, और सरक्रीक आपका गुजरात में है, किविथु पूछे तो पूर्वी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। आगे बात करते हैं, और इंदिरा कॉल आपका किधर है? उत्तर की तरफ। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा झेलम नदी। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब सवाल आपसे है, सवाल ये है कि जो हमारा चिनाब नदी है इसको ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? आपको दूसरा जो आंसर करना है वो ये करना है। आगे बढ़ते हैं, जबकि रावी को परुशनी कहते थे और सतलज को सतुद्री कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो उत्तराखंड के अंदर जो है चंद्रताल नहीं है अवस्थित, बाकी सबके सब अवस्थित है। आपने पढ़ा भी होगा, जिसमें भी ताल वर्ड आ जाए तो उत्तराखंड में होता है, तो इसको एक्सेप्शन में याद रख लेना। अगला सवाल है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं किस राज्य में आम्र वर्षा के रूप में जानी जाती है? जो मैंने अभी मैराथन कराया था इससे पहले, क्वेश्चन बैंक वाला, उसमें सवाल भी था। तो आम्र वर्षा की अगर मैं बात करूं तो ये केरल में कहा जाता है आम्र वर्षा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध मसाला के उत्पादन से है? तो मसाला उत्पादन से जो संबंध है ये आपका बादामी क्रांति। सो ऑप्शन हमारा कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है हमारा मोटर गाड़ी उद्योग। सो ऑप्शन कौन सा? तो बी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है यूटी के अंदर वो है आपका लक्षद्वीप के अंदर। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो, जब तक वो जनगणना यानी सेंसस का सवाल नहीं पूछेगा तब तक उसका पेट नहीं भरता। सो आप सभी किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले बढ़िया तरह से जनगणना को देख के जाया करो। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका नैरोबी के अंदर, नैरोबी यानी केनिया। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य विचौलिया का कार्य करता है? तो ये करता है उत्पादक। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे? तो ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जिनका फॉर्मेशन जो है आपका 29 अगस्त 1947 को होता है, और उसी समिति के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। प्रारूप समिति जो होते हैं वो 7 सदस्य होते हैं, यानी इसमें टोटल जो है 7 मेंबर होते हैं। अगला सवाल है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था? तो इनमें शिक्षा मंत्री जो थे ये थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी जो प्रक्रिया लिया गया है ये जो है कनाडा की संविधान से लिया गया है। सो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? छठी अनुसूची के अंदर अगर आप देखेंगे तो टोटल इसमें जो है 4 राज्य को शामिल किया गया है, जिसमें कि आपका मणिपुर बिल्कुल भी शामिल नहीं है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1987 में नहीं हुआ? तो 1987 में अगर बात करूँ किसका नहीं हुआ है भाई, तो ये है आपका मेघालय का नहीं हुआ है, बाकी तीनों का हुआ है। गोवा का भी 1987 में हुआ। गोवा का जो हुआ था ये आपका 1987 में, और ये जो है 56वां राज्य के रूप में आपका जो है 56वां राज्य नहीं, मतलब 56वां संविधान संशोधन के तहत जो है 1987 में इसको दर्जा मिलता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान दिया गया। तो ये दिया गया है 1992 के तहत। उसके बाद है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है। तो ये है आपका अनुच्छेद 43 के तहत। सो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ये हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करूँ तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, आप सभी को पता है, और इनका राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहता है। और नीलम संजीवा रेड्डी की अगर मैं बात करूँ तो ये जो हैं एक ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति रहे जो कि निर्विरोध चुने गए थे, यानी इनके विरोध में कोई नहीं थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की, तो ये जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति रही हैं। सो ये सभी की सभी बातें आप सभी को ध्यान होनी चाहिए। बाकी ऑप्शन में जो भी दिए हुए हैं उन सभी को आपको एनालिसिस करने आने चाहिए, और जिस दिन आप ये चीज़ें करने लगे तो समझ जाइए उस दिन आप किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। तो ये कर दिया गया है आपका 104वां संविधान संशोधन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये 103 आपको याद होना चाहिए। 103 जो है ये आपका EWS के लिए जो 10% का रिजर्वेशन दिया गया, और 102 जो है ये OBC के लिए है आपका OBC रिजर्वेशन जो 10 वर्ष आगे बढ़ाया गया। और 101 जो है आपका ये किससे हैं, तो GST रिलेटेड है आप। और 100 जो है ये भारत और बांग्लादेश रिलेटेड कॉरिडोर है। तो ये सारे के सारे अमेंडमेंट जो कि लास्ट में है, सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सभी के सभी। सो आपको ये पता होना चाहिए। आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन अदिश राशि हैं। तो अदिश राशि के क्या अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कौन सा, तो विद्युत धारा हो जाएगा अदिश राशि। अदिश राशि इसलिए है क्योंकि इनके अंदर जो है केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और इसमें तो ऐसा भी होता है कि डायरेक्शन भी होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, बीजगणितीय नियम को फॉलो नहीं करते हैं। इसके लिए खास रीजन ये होता है। सो ये अदिश राशि होता है। आगे बढ़ते हैं, न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है। मतलब आपको कह रहा है कि फार्मूला जो होता है ना, आप लिखते हैं F बराबर ma, तो F बराबर ma आपको कौन से नियम से मिलता है, तो ये आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मिलता है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। अगर आपसे यही कहे कि बल का परिभाषा किससे मिलता है, या फिर आपको पूछे कि जड़त्व यानी इनर्सिया का परिभाषा किससे मिलता है, तो फिर आप वहाँ पे कहेंगे कि वो फर्स्ट लॉ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शक्ति के मात्रक नहीं है। तो शक्ति के मात्रक जो ये आपका वाट आवर है ये आपका नहीं होगा। बाकी जो है किलोवाट, मेगावाट, HP यानी हॉर्स पावर, ये सब के सब शक्ति के हैं। इसके बाद है, अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये जो HP हैं, 1 HP बराबर कितने वाट के बराबर होते हैं। अब तक मैंने आपसे 3 सवाल पूछे हैं, और अगला सवाल मैं कोई सा भी नहीं पूछने वाला हूँ आप सभी को। सो आप सभी को इस 3 ही सवाल के रिप्लाई करने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, और मुझे जिनका भी आंसर बढ़िया लगेगा मैं उनके मैसेज को पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। सो आप सभी जो हैं आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए पूरा मैराथन देखने के बाद। और लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप जो है स्कोर कितने कर पा रहे हैं, ये भी आपको बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने आप को जो है तैयार कर लीजिए, कमर कस लीजिए, बेल्ट लगा लीजिए। कहने का मतलब है आप तैयार हो जाइए, और एग्ज़ाम आपका अगस्त में होने जा रहा है। आप एग्ज़ाम को फोड़ने वाले हैं और आपके बदन पे वर्दी लगने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि जल का घनत्व महत्तम कब होता है। तो ये होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। सो ऑप्शन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो उसी को क्या लिखते हैं, अगर आप फ़ारेनहाइट में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 39.4 फ़ारेनहाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये है आपका वाई यानी गामा किरणें जो हैं ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वक्रता केंद्र पे अगर रखी हो तो आपका जो प्रतिबिंब है वहीं पे बनेगा, मतलब इमेज जो है आपका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। सो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो वहाँ पे आपको लैकलांसे सेल का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो कि एक प्राथमिक सेल है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा।
जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका गुण कैसा होना चाहिए? तो इसका गुण जो होना चाहिए वो होना चाहिए निम्न गलनांक, और उसके बाद जो है उच्च प्रतिरोध, यानी गलनांक बहुत ही कम होना चाहिए, यानी आसानी से ना गले। उसके बाद उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, उसके अंदर जो करंट को रोकने का जो क्षमता होना चाहिए, गुण होना चाहिए, वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? तो पृथ्वी के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ये है आपका एल्युमिनियम। बात किया है धातु का, सो यहाँ पे ये याद रखिएगा। अगर आपसे वही कहता है कि कौन सा तत्व पाया जाता है तो फिर वहाँ पे ऑक्सीजन कह देते हैं, या अधातु तो फिर ऑक्सीजन कह देते हैं। तो यह समझना पड़ेगा कि सवाल क्या बोला है। अगर उपधातु कहता तो भी हमारा आंसर बदल जाता। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ेगा तो द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। सो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया? तो इसका खोज किया होता है डी ब्रॉगली ने। सो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत दिया हुआ था न्यूलैंड्स ने। सो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जबकि डोबेराइनर ने क्या दिया था? इसने त्रिएक सिद्धांत दिया हुआ था। उसके बाद है निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? सो राइट आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा मीथेन। सैचुरेटेड कार्बन होता क्या है? सैचुरेटेड होता क्या हाइड्रोकार्बन? तो जिसके अंदर क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो अब यहाँ पे अब आराम से ऑप्शन को देख के बता सकते हैं कि किसमें सिंगल बॉन्ड होगा। तो आपको पता है कि जो एल्केन ग्रुप के जितने भी आपका कंपाउंड होते हैं वो सबके सब सिंगल बॉन्ड के होते हैं। सो मीथेन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पैंटीन, प्रोपेन, इथाइन। पैंटीन प्रोपेन के अंदर देखें तो डबल बॉन्ड है, इथाइन के अंदर आप देखें तो ट्रिपल बॉन्ड है। सो सिंगल बॉन्ड केवल आपका जो है मीथेन के अंदर है। अब आप जो है गलती नहीं करेंगे। इसके बाद है कि कोशिका के केंद्र की खोज किसने किया हुआ था? तो ये किया हुआ था रॉबर्ट ब्राउन ने। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि एक संकरी एक क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात जो होता है ये होता है आपका 3:1। सो ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कि शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्लोरेला। अच्छा, ये क्या रहा है आपको पता है? जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं जब वो अंतरिक्ष में जाते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे खाना, तो इससे भी भूख लगेगा। जो अंतरिक्ष यात्री होगा भूख तो उसे भी लगता है। तो इसका क्या मतलब है? क्या वो फास्टिंग करता है क्या? पूरे 1 महीने के लिए जाएगा तो क्या वो फास्टिंग करेगा वहाँ पे? बिल्कुल नहीं। तो खाना क्या खाएगा? तो वहाँ पे बनाना भी, यानी खाना बनाना पॉसिबल है नहीं। वजह यह है कि वहाँ पे एयर है नहीं, और जब एयर नहीं है तो खाना बन नहीं सकता। तो फिर वैसे स्थिति में क्या होता है कि यहाँ से जो शैवाल होते हैं उसको यहाँ से टैंक के अंदर तैयार करके ले जाते हैं, और उसी को अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं? खाने के रूप में उसको यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति का उभयचर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको ब्रायोफाइटा को। सो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो ये होता है मध्य फलवृत्ति। सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पादप ऊतक द्वारा पौधे को दृढ़ता यानी मजबूती दिया जाता है? तो मजबूती दिया जाता है ये है आपका सिंपल टिश्यू का एक पार्ट होता है आपका स्क्लेरेन्काइमा। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ये आपका प्लांट टिश्यू जो होते हैं, प्लांट टिश्यू के आपके क्या होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक होता है विभज्य ऊतक और एक होता है आपका कौन सा? तो स्थायी होते हैं। अस्थाई में जब आप चलेंगे तो वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल यानी सरल, एक होता है जटिल। तो सिंपल में जब आप चलेंगे तो उसके 3 टाइप होते हैं। एक होते हैं पायरेन्काइमा, एक होते हैं कोलेनकाइमा, एक होते हैं आपका स्क्लेरेन्काइमा। तो पायरेन्काइमा जो होता है ये आपका फूड स्टोरेज का काम करता है, ये आपका फूड स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, और ये जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं ये आपका एक्स्ट्रा मजबूती देने का काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है पौधे को। तो ये सभी के सभी चीज़ें आपको क्या करना है? बिल्कुल ध्यान रखना है, बढ़िया से ध्यान रखना है। और ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। मैं जब मध्य निषेध 689 वाला एग्ज़ाम दे रहा था तो उसके अंदर हमें ये सब सवाल देखने को मिले थे इस चैप्टर से। आगे है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो ये होते हैं आपके जो है पक्षी वर्ग के। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एंजाइम का स्रवण अग्नाशय से नहीं होता है? तो ये है आपका एरिप्सिन। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य मस्तिष्क के किस भाग का है? तो ये काम होता है आपका सेरिबेलम का। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे हमारा बी राइट हो जाएगा।
जबकि वहीं पे जो हमारे ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ऊपर जो कंट्रोल करता है वो आपका सेरिब्रम करता है। और जिसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स अनैच्छिक क्रियाएं, उसको कंट्रोल करने का काम करता है कौन? तो मेडुला ऑब्लांगेटा। जैसे कि ये आपका जो है आंख का पलक झपकना, क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपका दिल का धड़कना बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये सभी के सभी जो आते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर आते हैं। अगला सवाल है कि इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। तो ये था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था 1938 में। सो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पे की गई थी? तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये किया गया था हिल्टन आयोग की सिफारिश के ऊपर इसका गठन किया गया था 1934 में। इसके लिए आरबीआई के लिए जो है एक्ट लाया जाता है और उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हो जाता है और वहीं पे आपका जो है 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, यानी देश का बैंक इसे बना दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल है, और अगर मैं वर्तमान में अभी बात करूं तो गवर्नर कौन है? आप चलिए मैं ही बता देता हूं। तो वर्तमान में अगर गवर्नर की बात करें तो वो है आपका 25वें नंबर का गवर्नर है, जो कि हैं कौन? तो शक्तिकांत दास हैं, जो कि आप सबको पता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर की अगर मैं बात करूं तो यह संपत्ति कर जो है आपका प्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है? तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं, देन वी हम लोग सेलेक्ट करते हैं आंसर को। सो हमारे यहाँ पे आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जानकी रमन समिति। अब ये जो आप देख रहे हैं सरकारिया समिति या सरकारिया आयोग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो इसको ध्यान रखिएगा कि इसका जो संबंध है केंद्र और राज्य के बीच का संबंध को लेके ये समिति गठित की गई थी। अगला है कि निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रस खान। सो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका वियना के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। सो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी ए राइट हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद है रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो रमन मैग्सेसे अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका आचार्य विनोबा भावे, और इस अवार्ड को जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। सो आपको ये भी बातें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि निम्न में से यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु या पक्षी कौन है? तो ये है आपका कौन सा? तो रॉबिन रेड बिस्ट है। सो ऑप्शन कौन सा? तो सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो विश्व एड्स दिवस मनाई जाती है 1 दिसंबर को। सो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। वहीं अगर मैं 2 दिसंबर की बात करूँ तो 2 दिसंबर को मनाई जाती है कौन सा? तो कंप्यूटर दिवस मनाई जाती है। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाई जाती है। और 8 सितंबर को क्या मनाई जाती है? ये आपको कमेंट करना है, क्योंकि ये भी जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका ट्राम्बे के अंदर। सो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल हो गया आपके लिए। तो ये है आपका शहनाई से। ऑप्शन कौन सा? तो डी राइट हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खान जो है ये आपका शहनाई वादक थे। इसके बाद है निम्नलिखित में से किनका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट में स्थित है? महाप्रयाण घाट की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी का आपको पता होना चाहिए कि राजीव गांधी का जो समाधि स्थल उनका क्या नाम है? तो वीर भूमि आपने नाम सुना होगा, वही है इनके। तो आगे बढ़ते हैं, और समता स्थल जो है ये है आपका किनका? तो जगजीवन राम का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंग के उपनाम से जाना जाता है? लाइटनिंग किंग के उपनाम से जो जाना जाता है ये आपका विश्वनाथ आनंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे ये हो जाएगा आपका फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है इनको। आगे है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको आप एनडीए कहते हो, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेड क्वार्टर जो है ये आपका खड़गवासला के अंदर है। सो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एनडीए का। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया लाइटनिंग किड्स हो गया आपका कौन सा? तो ऑप्शन ए हो गया। जबकि ये मिल्खा सिंह जो है फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। एनडीए हो गया आपका खड़गवासला।
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है? तो ये है आपका ऑपरेशन दोस्त। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है दीप्ति शर्मा। उसके बाद हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर डैश में 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। तो ये जो किया गया है लातूर के अंदर, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर में है। सो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहे हैं कि दस्तलीक 2023 का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे किया गया? और दस्तलीक जो है आपका भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में सैन्य अभ्यास है। तो ये जो है आपका उत्तराखंड के अंदर आयोजन किया गया। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश कौन सा होगा? तो ये होगा आपका भारत। अगला सवाल जो है ये आपका मैथ से है और इसकी आंसर चलिए मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर जो है आपका 4 हो जाएगा। और अगेन से मैथ का सवाल है कि 990 में बेचकर 10% का क्या करता है? लाभ कमाता है। तो 890 में बेचेगा तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? तो ये हो जाएगा आपका कितना? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 सवाल, जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 सवाल मैथ के और रीजनिंग के, फिर इंग्लिश के, हिंदी के, यानी प्रॉपर तरीके से सारे सब्जेक्ट के सवाल रहते हैं। सो आप सभी जो हैं अपने आप को हर तरीके से तैयार रखिए ताकि सवाल किसी भी तरह का आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आप उसे सॉल्व कर सकें। 82 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। आप सभी इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा। अगला है 83 का आंसर हो जाएगा 10%। सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला है आपका 84 का आंसर हो जाएगा आपका सी। एंड नेक्स्ट है आपका 85 का हो जाएगा आपका बी। एंड नेक्स्ट है आपका 86 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी 4.6 मीटर। एंड उसके बाद है 87 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे 88 है तो इसका आंसर बता देता हूँ। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताकि आप जब सवाल बनाओ तो आपको किसी तरह का परेशानी ना हो। 89 का हो जाएगा आपका 400 और 88 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 49। अब यहाँ पे आपका रीजनिंग के सवाल हैं। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 92 की। अगर मैं बात करूँ तो 92 का हो जाएगा आपका क्या? यहाँ पे कह रहे हैं कि आप भला तो जग भला। तो यहाँ पे आप के बारे में पूछ रहे हैं कि ये कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पे आप जो है आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उल्लास का सही संधि विच्छेद पूछा है तो ये हो जाएगा उत प्लस में लाश। सो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख, ये आपका कैसा समास है? तो द्वंद्व समास है। कलेजे पर सांप लौटना, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा ईर्ष्या से जलना। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है टू हैव एन इचिंग पाम, यानी हाथ में खुजली होना। तो अब इसकी आंसर की बात करूं तो ये हो जाएगा टू बी ग्रीडी फॉर मनी, यानी पैसे की लालच होना, किसी चीज़ के लिए लालच होना। उसके बाद है अपोजिट मीनिंग बताना है आपको सब्सट्रैक्टेड का। सब्सट्रैक्टेड का जो अपोजिट मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एडजंक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद है कि एक्सप्लिसिट का जो क्या करना है, हमें सिनोनिम बताना है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्पेसिफिक यानी खास। उसके बाद है ग्रुप ऑफ वर्ड हैं अ हाउस ऑफ शेल्टर फॉर डॉग, यानी जहाँ पे डॉग रहते हैं उसके आवास को क्या कहते हैं? तो उसके आवास को कहते हैं कनल। सो ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है अच्छा हंगर किसको कहते हैं पता है? जहाँ पे हवाई जहाज रखे जाते हैं। उसके बाद है अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी आपको इस खाली जगह में कौन सा सुटेबल वर्ड आएगा वो फिल करना है। पेयर ऑफ यूरेशियन जेज डैश ओवर द फॉरेस्ट यस्टरडे, तो यहाँ पे जो आपका आएगा वो आपका आएगा फ्लू। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे यस्टरडे है। सो आप जब भी यूज़ करेंगे तो पास्ट इंडिफिनिट यानी पास्ट टेंस का फीलिंग आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सो आपने यहाँ पे टोटल आउट ऑफ 100 में हाउ मैनी स्कोर्ड यू हैव टू कमेंट नाउ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और कल से अगेन हम लोग मैराथन के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। जो क्वेश्चन बैंक का मैराथन कर रहे थे उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। और मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि जिनके पास भी ज्ञान बिंदु सर का नया वाला सेट है तो आप सभी के सभी हमें क्या करिए, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करा दिया हूँ। टेलीग्राम का जो लिंक है उसका आईडी है, इसके अलावा इंस्टाग्राम का जो आईडी है उसका आईडी है। तो
तो जिनके पास भी नया वाला सेट है, जितने भी सेट हैं, आप हमें प्रोवाइड करा दें ताकि मैं आप सभी को मैराथन करा सकूं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो हमारा जो है आपके लिए रेगुलर आता रहेगा ताकि आप जो है सिलेक्शन ले पाओ, और आप बस हमसे जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, और मैं वैसे कंटेंट आपको केवल कराऊंगा जो कि आपको सिलेक्शन दिलाएगा। फालतू कंटेंट तो पूरे यूट्यूब में भरा पड़ा है, पर आपको वैसे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप हमसे जुड़े रहिए और आप हमें अपना प्यार देते रहिए। मैं आपको वर्दी तक जो रास्ता है वो आपको दिखाते रहूँगा। तो चलिए, लव यू ऑल एंड शेयर एंड सपोर्ट।